हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हमारा टॉपिक है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिससे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि 1981 एसपी गुप्ता केस के बाद हम लोगों ने ये देखा कि वो एवोल्यूशन हुआ है कॉलेजियम सिस्टम का। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज, और क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, कैसे हमारा प्रोसीजर आज अपॉइंटमेंट का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? ये एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है जिससे हम अपॉइंटमेंट करते हैं। किनका अपॉइंटमेंट हो रहा है? वी आर अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस, वी आर अपॉइंटिंग द हाई कोर्ट जजेस। इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस का। इन तीनों चीज़ों के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोलेजियम सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अंडर आर्टिकल 124 ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को एंड जजेस के ट्रांसफर को। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। बट प्रेसिडेंट जो है वो कंकरेंस के साथ करेगा। वो क्या करेंगे? कंकरेंस करेंगे उन जजेस के साथ जितना उनको ठीक लगता है। ठीक है, ही विल डू कंकरेंस विद दोज जजेस और विद दैट नंबर ऑफ जजेस whom he finds necessary। तो इसके बाद हम लोगों ने 1981 में ये देखा कि भाई ये तो आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ रही है। 1981 से पहले सिर्फ यही तो हो रहा था कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा था? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था किनको? जजेस को। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सम जजेस जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका हो रहा था? प्रेसिडेंट का हो रहा था। ठीक है, तो 1981 के बाद ये जो सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है? एक मैकेनिज्म है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? आपके जो सीनियर जजेस हैं, यहाँ पर हम सीनियर जजेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एज के हिसाब से सीनियरिटी डिसाइड हो रही है। वी आर डिसाइडिंग द सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन जो उनके पास है। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो रिकमेंडेशन देते हैं किस चीज के लिए? अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए हायर जुडिशरी के अंदर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी इंडियन जुडिशरी एक इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जब हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं, दैट इज द यूनियन फीचर, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इंडिया एक फेडरल नेशन है। और फेडरल नेशन का मतलब क्या होता है कि आप कि यहाँ पर यूनियन भी काम कर रही है और स्टेट भी काम कर रही है। तो हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड रहना जुडिशरी का एक यूनियन फीचर है, सेंट्रल फीचर है। और इंडिपेंडेंट रहना कि वो इंडिपेंडेंट है, दैट इज द फेडरल फीचर। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि भाई आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए। अगर आप एक जुडिशियल अथॉरिटी हो तो आपका भी जो अपॉइंटमेंट है वो इंडिपेंडेंटली जुडिशियल अथॉरिटी ही करे, ना कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी करे। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज अ फेडरल नेशन एंड इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दैट मीन्स जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट इज नॉट सब्जुकेटेड टू Supreme Court. First of all, Supreme Court and High Court are different courts, do their work differently. High Court, we have 25 high courts in our country. We have 25 high courts in our country and one Supreme Court in our country, that is in Delhi, New Delhi. राइट तो हमारे यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, दे आर नॉट सब्जुकेटेड टू सुप्रीम कोर्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सब्जुकेशन में चले। वी हैव डिफरेंट अथॉरिटीज। हाई कोर्ट जो है वहाँ पर आपके भले ही स्टेट का काम होता है, वहीं पे आपके स्टेट जो जुडिशियल अथॉरिटीज है उनको होल्ड करता है हाई कोर्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल अथॉरिटी के सब्जुगेशन से हाई कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। हम रिट की बात करते हैं, रिट जुडिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, ओरिजिनल जुडिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, उसमें डिफरेंसेस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ देम। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट एक स्टेट अथॉरिटी है। जब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडिया में, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट्स जो 25 में है। यहाँ पर हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट से कोई मामला नहीं समझ पा रहा है या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की जरूरत है, तो इफ that case needed an interpretation of law and more benches and उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन ले लिया है हाई कोर्ट से, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं वो केस को, तब वो केस जो है वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। राइट इसके आपके जो हाई कोर्ट है उसके सब्जुगेशन में आपके जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं।
एंड सेशन कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये किसके ऊपर काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। इट इज नॉट वर्किंग ऑन द सबजुगेटेड कोर्ट्स अंडर द हाई कोर्ट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स पर ये कॉलेजियम काम नहीं करता है। तो अंडर आर्टिकल 124 ओनली प्रेसिडेंट डिसाइड्स अबाउट द जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नाउ अगर हम बात करें कि इनकी अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, तो इनकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से आ रही है। क्या हुआ था, मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि भाई 1973 का टाइम था। 1973 में आपका कोई केस आया था एंड दैट केस वाज केशवानंद भारती केस। तो 1973 का एक केस था दैट इज केशवानंद भारती केस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द कोर्ट, केशवानंद भारती केस। इस केस में बोला गया था कि भाई हमारी जो यूनियन है, जो आपकी जुडिशरी है, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये बात हुई थी। तो बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर सकता है, इवन इन द फंडामेंटल राइट्स भी चेंजेस कर सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ बेसिक आइडियल्स हैं, आप उनका हनन नहीं कर सकते। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आज भी एक चीज मेंशन है, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। मतलब कि आप इस इंडिपेंडेंस को खराब नहीं कर सकते। तो जब केशवानंद भारती केस आया था तब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरप्रिटेशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट दी कॉलेजियम सिस्टम, नॉट फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल 124 में सिर्फ यही मेंशन है कि प्रेसिडेंट चूज करेगा। बट जब 1973 में केशवानंद भारती केस आता है और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात होती है और वहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन्वॉल्व किया जाता है, तब बोला जाता है कि आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द जुडिशरी से आया है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसमें आपकी इनकी बात की गई है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में हम क्या बात कर रहे हैं? द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसमें क्या है कि आपके जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ that number of judges as he seems necessary, जितने उनको जरूरत है उतनों की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 124 आर्टिकल में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करना है। देन आर्टिकल इज 217 विच इज रिलेटेड टू द स्टेट अथॉरिटी, जो स्टेट वाले इसमें आता है कि अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, इसको भी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, प्लस आपका कोलेजियम कर रहा है। It is a judicial interpretation, but it is the constitutional interpretation. Now 222 की बात करते हैं, आर्टिकल 222, इसमें हमारा क्या है? हाई कोर्ट जजेस ट्रिपल टू। ट्रांसफर कैसे होगा हाई कोर्ट जजेस का? इसमें भी किसका इन्वॉल्वमेंट है? प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट है। एंड अंडर आर्टिकल 143 जिसमें हम क्या बात करते हैं कि भाई 143 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की रेफरेंस है, वो प्रेसिडेंट की रेफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है कॉलेजियम के इवोल्यूशन के अंदर। ये 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आपके जो 3 आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है कि 124 में अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन दी स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठेंगे। इज देयर 33 जजेस? इज इट 35 जजेस? 30 जजेस? कितने जजेस बैठेंगे कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। लेकिन इन जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूटिव करेगा, और ये जो स्ट्रेंथ है वो कौन डिसाइड कर रहा है? इट विल डिसाइड बाय लेजिस्लेचर थ्रू दी प्रोसीजर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रहा है, लेजिस्लेचर उनकी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है। Now, why did the collegium system emerge? Collegium system emerge क्यों हुआ था? सबसे पहली बात, जब हम आर्टिकल 124 की बात करते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट विल with the concurrence of the judges as he seems necessary. जो वर्ड है concurrence, इसका मतलब क्या होता है? कंसल्टेशन। एक्चुअली क्या हुआ था, जब फर्स्ट
केस आया था 1981 में, तो ये केस आया था, तो इसमें ये बोला गया था कि भाई आपका जो जजेस हैं उनको अपॉइंट आपका प्रेसिडेंट कर रहा है, क्या उसमें जजेस का इन्वॉल्वमेंट, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कॉलेजियम सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर कुछ आपके सीनियर मोस्ट जजेस एंड सीजीआई एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका एक बैच है, इसके अंदर क्या है, आपके सीजीआई है प्लस कुछ सीनियर मोस्ट जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं। ये लोग मिलके क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप ना इस वाले जज को क्या करो, अपॉइंट कर दो, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर, या इस वाले जज का आप ट्रांसफर कर दो फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर हाई कोर्ट, ऐसा बोला गया। इन बेंच ने, इन्होंने रिकमेंडेशन दी प्रेसिडेंट को। तो जब पहला केस आया था, फर्स्ट जज केस आया था, तो इसमें ये बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है उसका इनका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होगा, मतलब कि वो कंसल्टेशन जो वर्ड है वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी दी थी वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को प्राइमेसी दे दी थी, क्योंकि हमें पता है देयर आर थ्री थिंग्स और 3 पिलर्स। अगर हम बात करें तो एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। और इन तीनों में ही 2 सिस्टम चलते हैं, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर और एक होता है चेक एंड बैलेंस, कि अगर इसने कुछ गलत किया तो ये दिखेगा, अगर इसने कुछ गलत किया तो जुडिशरी देखेगी, या ये तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर ये होता है कि भाई ये अपना काम करे, ये हम अपना काम करें और ये अपना काम करे। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, जुडिशरी, इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम को मतलब हेल्प करने के लिए कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ये रिकमेंडेशन दे रहा है, तो फर्स्ट केस में यही बोला गया कि हम अथॉरिटी किसकी दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को प्राइमेसी दे रहे हैं ओवर द जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये जो वर्ड कंसल्टेशन है वो पहले केस में जो है वो सही नहीं माना गया था, मतलब कि जो कॉन्करेंस है उसकी ज्यादा अहमियत नहीं मानी गई थी। लेकिन जब सेकंड केस आया तो उसमें बोला कि कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका एक सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड कंसल्टेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी के जो जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको इन्वॉल्व करेगा इन द कॉलेजियम और उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट देगा इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। सेकंड, द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसल्टेशन का मतलब पहले केस में ये था कि हाँ ठीक है हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट की। सेकंड में बोला कि भाई ये जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। एंड फिर आपका थर्ड केस आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ग्रेजुअली शिफ्ट किया है एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी से जुडिशियल प्राइमेसी में। पहले केस में एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी कि भाई जो ये रिकमेंडेशन जो है दी जाएगी वो इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। सेकंड केस में बोला गया कि नहीं, यहाँ पे सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट को वही माननी पड़ेगी कि यही वाला जज जो है वो अपॉइंट किया जाए। तो वहां पर किसको दे दिया, जुडिशियल प्राइमेसी दे दी सेकंड जजेस केस में, सेकंड जज केस में। यहां पर हमने देखा कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को ध्यान दिया गया है। नाउ ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसने, 3 जजेस केस से हुआ है ना। तो अब हम वो जज केसेस पढ़ेंगे। तो पहला जज केस कब का है, 1981 का केस है, एसपी गुप्ता का केस है, ठीक है, इस केस को ऐसे बोलते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो वर्ड कंसल्टेशन लिखा हुआ है इसका मतलब कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस का मतलब ये है कि आपका ये जो कंसल्टेशन है ये बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट वो जो भी है, जैसे 2 नेम्स दिए हैं अगर उन्होंने, तो ये प्रेसिडेंट का मन है कि इन 2 नेम्स में से अपॉइंट कर दे या इसके अलावा भी अपॉइंट कर दे। तो कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है, ये आपके कोर्ट ने हेल्ड किया पहले केस में। तो यहाँ पर किसकी अथॉरिटी आ गई, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ गई, कि एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दिख सकते। अब ध्यान दें कि एग्जीक्यूटिव के अंदर ना 5 लोग होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, उनको क्या मिल गई, ज्यादा इन्फ्लुएंस मिल गई अपॉइंटमेंट के अंदर, कि अपॉइंटमेंट के ऊपर जिसकी प्राइमेसी है वो कौन है, आपके प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है। नाउ ये जो फेज है इज एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, कब का, 1981 ऑनवर्ड्स। तो जुडिशरी जो है उसको प्राइमेसी नहीं मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी भी क्या रह गए हैं, एग्जीक्यूटिव रह गए। लेकिन 1981 के बाद जब ये देखा कि भाई यहाँ पर तो किसकी इंडिपेंडेंस जा रही है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो जा रही है।
इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है उसको हर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये नहीं जा सकती बिकॉज इट इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो आपके केशवानंद भारती केस के अंदर आया है। उसके बाद 1993 में आफ्टर द 10 इयर्स सेकेंड जज केस आता है। इसमें कोर्ट ने कंसीडर किया फर्स्ट जजेस केस को, कि पहले केस को हम देखते हैं, जो हम लोगों ने पहले केस का वर्डिक्ट दिया है उसको हम देखते हैं, जिसके अंदर हमने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है, कि आपने जितनी भी रिकमेंडेशन दी है वो बाइंडिंग नहीं होंगी। लेकिन इसमें ये बोला कि जुडिशरी को हम लोग क्या दे रहे हैं, प्राइमेसी दे रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया, जुडिशरी हो गई, क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन, कंकरेंस मतलब कंसल्टेशन हो गया, कि अब जो ये जो आपके सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट को वो माननी पड़ेगी। इन्होंने जिस जज का अपॉइंटमेंट बोला है वही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, जो अब तक नहीं कर रहा था। तो 1993 के बाद ऐसा हो गया। तो सीजीआई वाज एक्सपेक्टेड टू एक्ट कलेक्टिवली विद द सीनियर जजेस नॉट अलोन। अब सीजीआई ही रिकमेंड नहीं करेंगे प्रेसिडेंट को, अब कितने 2 सीनियर मोस्ट जजेस को क्या करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। और यहाँ पर जन्म होता है कॉलेजियम सिस्टम का। तो कॉलेजियम सिस्टम का जो बर्थ होता है इट बिलोंग्स टू 1993। कब, जब इन्होंने ये बोला कि कंकरेंस इज इक्वल्स टू द कंसल्टेशन, दैट मींस प्रेसिडेंट विल बी बाइंडिंग will be helped by CGI and 2 senior most judge. 2 senior most judge and CGI will recommend to the president and president को binding decision पे अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, प्लस ट्रांसफर्स करने पड़ेंगे। ये है। नाउ अब हम आते हैं थर्ड जजेस केस 1998 पे। इसमें क्या है, 1981 में मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी, दैट मींस यहाँ पर प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा था। और 1993 में हम लोगों ने देखा सेकंड जज केस में कि यहाँ पर जुडिशियल प्राइमेसी जो है वो ज्यादा आई। जुडिशियल प्राइमेसी वाज द इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी, प्लस यहाँ पे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी क्या हुई, इवॉल्व हुई। 1998 में हम लोगों ने इस कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया और यहां पर 1993 में देयर वाज बर्थ ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया और एक्सपेंड किया कॉलेजियम सिस्टम को। जो अभी कॉलेजियम सिस्टम 1993 में कितना आ रहा था, एक तो सीजीआई आ रहा था प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस आ रहे थे। अब 1998 में कितने रहेंगे, एक तो सीजीआई रहेगा, इसके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट अगर किए जाएंगे तो उसमें एक तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। यहाँ पे सीनियरिटी इज नॉट रिलेटेड टू द एज बट द सीनियरिटी इज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन यू हैव। नाउ CGI's व्यू मस्ट बी फॉर्म्ड कलेक्टिवली। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था मैं बताती हूँ, 1993 में एक्चुअली ये था कि जब हमने इस केस को फिर से रिकंसिडर किया, क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि एक CGI है और 2 जजेस हैं। अब क्या हुआ, ये जो 2 जजेस हैं ये इन्फ्लुएंस हो गए CGI से या फिर CGI इन्फ्लुएंस हो गया इन 2 जजेस से, है ना। और यहाँ पर सपोज करो CGI ने कहा कि आप दोनों वोट कर दो, इन दोनों ने ऐसे वोट किया कि यही 1 को और 1 को। अब डिसीजन तो बनी होना चाहिए बट सपोज कर दिया सीजीआई ने कि भाई हम ऐसा करते हैं 2 को अपॉइंट करते हैं, ये इन्फ्लुएंस हो गया। इन्होंने भी कह दिया कि ठीक है 2 को अपॉइंट कर दो। लेकिन इसी वजह से हमने क्या किया, 1998 में ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको इंक्रीज कर दिया और बोल दिया कि सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस केसेस सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो कोर स्ट्रक्चर था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का वो हम लोगों ने यहाँ पर इवॉल्व कर दिया। नाउ जब हम हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम करते हैं तो यहाँ पर आपके एक तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भी इन्वॉल्व होता है, एक हाई कोर्ट का कॉलेजियम भी इन्वॉल्व होता है। जब ये रिकमेंडेशन देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, तब ये जो प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से अपॉइंटमेंट करते हैं। नाउ जब हम हाई कोर्ट के कॉलेजियम की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन होता है, सीजीआई ऑफ दैट हाई कोर्ट होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, इसके साथ साथ प्लस सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस और यहां पर हाई कोर्ट के सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट।
ठीक है, तो यहाँ पे ये दो जो है मिलके एक कोलेजियम सिस्टम बनाते हैं और इसके बाद ये जो है वो क्या देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है फिर उसके बाद क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। नाउ it recommends candidates for the appointment as a high court judges. The proposal moves through the state government. अब क्या होता है, जब ये अपना रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जब ये कोलेजियम बाहर निकल के आता है और इसने बोला कि ऐसा करते हैं, हम इन वाले जजेस का अपॉइंटमेंट देते हैं, तो ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देखेगी कि भाई सही है कि नहीं। इसके बाद आपके अप्रूवल के लिए जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के पास, दोनों ही अप्रूव करेंगी, उसके बाद जो है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अप्रूव का मतलब ये होता है कि ये आगे बढ़ाएंगी, इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, दे विल गिव दैट रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल गिव दैट रिकमेंडेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड देन दैट यूनियन गवर्नमेंट विल रिकमेंड दैट जज टू द प्रेसिडेंट, दैट ये जज आपके कॉलेजियम ने डिसाइड किया है। तो फिर कॉलेजियम प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा उस जज को। ओके, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम प्लेज अ डिसिसिव रोल एट द एपेक्स लेवल। तो ये पूरा होता है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट हो रहा है, भाई यहाँ पर कोलेजियम एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें आपका सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस है। इसके बाद आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा वो, और फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उसको आगे सर्कुलर को आगे बढ़ा देगी और वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और वो जो है वो अपॉइंट करेगी किसको, जजेस को। ये है आपके सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। नाउ हाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, इसमें आपके क्या होंगे, एक तो सीजीआई होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, जजेस होंगे। ठीक है, ये इसके कॉलेजियम में एग्जिस्ट करेंगे बाय दी 1998 थर्ड जजेस केस। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद ये रिकमेंडेशन जो है किसके पास जा रही है, यूनियन गवर्नमेंट के पास जा रही है, और यूनियन गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को फिर से रिकंसिडरेट कर रही है, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन किसके पास जा रही है, प्रेसिडेंट के पास जा रही है। अब जो है वो प्रेसिडेंट क्या है, एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, हु विल अपॉइंट दैट जज। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं। शुरू में क्या होता था कि आपके जो सीनियर मोस्ट जज थे वही अपॉइंट किए जाते थे एज द सीजीआई, बट यहाँ पर हम लोग कि ये जो ट्रेडिशनलिटी है वो पूरी खराब हो गई एट द टाइम ऑफ 70s। ठीक है, उसके बाद ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, वैसे तो हमारे यहाँ पे जो सीजीआई बाहर जा रहे होते हैं, जैसे कोई भी सीजीआई हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे कि भाई मेरे बाद कौन सीजीआई बनेगा, तो वो नाम रिकमेंड कर जाते हैं, ही विल रिकमेंड द नेम फॉर देयर सक्सेसर, कि भाई अब हमारे जाने के बाद ये बनेंगे, तो वो आपका क्या कर रहे हैं, सक्सेसर को रिकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जो रिकमेंडेशन वो देकर जाएंगे वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगी, और यूनियन गवर्नमेंट के पास जाने के वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मली अपॉइंट कर देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो पहले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करके गए। तो सारा खेल ही यहाँ पर किस चीज का है, रिकमेंडेशन का है। नाउ यहाँ पर सीनियरिटी की जो बात हो रही है, इट इज नॉट अ कन्वेंशन कि भाई इज अ कन्वेंशन नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है कि आप सीनियरिटी के बेसिस पे किसी भी जज को जो है वो सीजीआई बना दो, ऐसा नहीं है। और पहले से जब ट्रेडिशनली ये चलता आ रहा है, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद से ये जो है वो चलता हुआ आ रहा है कि भाई हमारे जो जजेस हैं वो कैसे होंगे सीजीआई, वो हमारी सीनियरिटी के बेसिस पे होंगे, एंड सीनियरिटी मीन्स इज नॉट अबाउट द एज बट द क्वालिफिकेशन, तो उसके बेसिस पे होंगे। लेकिन क्या हुआ था 1970s के टाइम पे आपकी जो ये सीनियरिटी है वो टूट गई थी, और टूटने के बाद ऐसा अब नहीं माना जाता है कि आपके वो सीनियर, बट इस चीज़ को चलाया जाता है कि हाँ सीनियर जज ही आपके क्या बनेंगे, सीजीआई बनेंगे। ऑलरेडी 2 बार ये टूट चुका है। नाउ सीजीआई जो है इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 145 होता है, इनको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। वाई सीजीआई इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 थिंग्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ रोस्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेंच के पास कौन सा केस आएगा। ठीक है, ही विल डिस्ट्रीब्यूट द बेंचेस एंड सेकेंडली ही विल डिस्ट्रीब्यूट द केसेस।
इस दो चीजों के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू थिंग्स एंड इज नोन फॉर एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर. नाउ मैंने बताया हाई कोर्ट के जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होता है. सबसे पहले तो हाई कोर्ट का कोलिजियम आएगा जिसके अंदर आपके क्या आएंगे? हाई कोर्ट के सीजीआई आएंगे. इसके साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस आएंगे ऑफ द हाई कोर्ट, प्लस आपका कौन सा कोलिजियम आएगा? सुप्रीम कोर्ट का. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हाई कोर्ट का जो कोलेजियम है वो किसके पास रिकमेंडेशन जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास. स्टेट गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को आगे लेकर जाएगी किसके पास? यूनियन गवर्नमेंट के पास. यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट वाला कोलेजियम सामने अपने नेम रिकमेंड करिए. तो ये जो कोलेजियम है इसने जो रिकमेंडेशन दी है क्या वो सही है या नहीं है, या कौन सा ये जो कोलेजियम है रिकमेंड करेगा? ये इसने रिकमेंड किया. सपोज इधर का सीजीआई है और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया. इन दोनों ने जो नेम्स रिकमेंड किए हैं उसमें से एक नेम ले लिया जाएगा, या सेम है या नहीं वो देखा जाएगा. उसके बाद फिर वो जो नेम है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा. प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देगा किसको? सीजेआई को और हाई कोर्ट के जजेस को. सो हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है थोड़ा सा यूजुअली बड़ा होता है देन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, थोड़ा सा टाइम लगता है ना. हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल नंबर 222. ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसफर. इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफर कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस को, बट कंसल्टेशन के बाद ऑफ सीजीआई. सीजीआई का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोलेजियम चल रहा होगा, तो कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर. सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा? एक रोल प्रोवाइड करेगा. जहां पे सीजीआई लिखा हुआ है दैट मींस यहाँ पर कोलेजियम लिखा हुआ है. इसका मतलब यहाँ पर कौन होंगे आपके? सीजीआई प्लस सम सीनियर मोस्ट जजेस जो रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को कि भाई हाँ इनका ट्रांसफर आप दूसरे हाई कोर्ट में कर दीजिए. जज का जो कंसेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसफर के लिए, याद रखिएगा. एंड ट्रांसफर आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट. इसलिए किए जाते हैं ट्रांसफर्स ताकि आपकी एक तो इंडिपेंडेंसी रहे, जुडिशियल इंडिपेंडेंसी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे एंड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कि भाई ऐसा ना हो कि जो जजेस हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाए ना. कॉलेजियम सिस्टम क्रिएट क्यों किया गया था? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको प्राइमेसी दे दी गई थी. तो व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो ऑलरेडी मेंशन्ड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द केशवानंद भारती केस, तो उसका क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है वो वायलेट हो रही थी, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन वायलेट हो रही थी, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो एक कोर स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो खराब हो रहा था. तो सबसे पहले क्या है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में आ रहा था, क्योंकि हमें पता है कि जिस भी कोर्ट जज को हम लेकर आ रहे हैं उसको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है बिफोर 1981 एंड आफ्टर 1981 ऑल्सो बिफोर 1993. ठीक है, तो 1993 से पहले क्या हो रहा था कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा था? अपॉइंट कर रहा था. उसमें क्या इन्फ्लुएंस हो रहा था? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि भाई हमें किसको अपॉइंट करना है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बेकार है. फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हुआ था, तो कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, तो वो जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था. इस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कि भाई हम जिसको चाह रहे हैं उसी को जज बना रहे हैं. और जुडिशरी तो भाई इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है. इसके साथ साथ जुडिशरी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो क्या कर रही है? वो केसेस को सॉल्व कर रही है और वो क्या है? जस्टिस दे रही है. तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, तो उसको हम नहीं खराब कर सकते. सेकेंड चीज़, हम लोग जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे थे? प्रोटेक्ट कर रहे थे. जैसे कि हम लोगों ने बात की केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर. ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे थे कि जो जजेस हैं, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल किसी भी जज का जो है वो अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो जज केसेस हेल्ड करेगा. लेकिन अगर उसको पता है कि मैं जो है वो ऐसा हो सकता है कि सीजीआई ना बनूं या मुझे अपॉइंट ना किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज को अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे हैं, तो अगर मुझे ना अपॉइंट किया जाए तो वो क्या करेंगे? वो एक रिटेलिएशन क्रिएट करेंगे, वो सही से केसेस को सॉल्व नहीं करेंगे. तो हो सकता है कि वहाँ पर जुडिशियल प्रॉब्लम्स आने लग जाएं, है ना, जो जजेस हैं वो सही से अपनी जस्टिस को ना देने लग जाएं. तो ऐसा हो सकता है, इसलिए भी हम लोग कॉलेजियम सिस्टम लाए थे. और जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने घोषित किया हुआ है, इस वजह से हमें इंडिपेंडेंसी जुडिशरी को देनी ही
थी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम? अगर हम ये लेकर आए तो इससे हमें फायदा क्या पड़ा? पहला फायदा तो यही था कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए हम लेकर आए थे वो पूरा हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया। अब कौन अपॉइंट करता है? जुडिशियल अथॉरिटीज अपॉइंट करती है, और उनको जो अपॉइंट करवाना होता है वो उसको ही अपॉइंट कराती है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो चली गई, राइट। इसके बाद जुडिशियल एक्सपर्टीज, सीनियर जजेस असेस लीगल एबिलिटी एंड टेम्परामेंट। क्या होता है कि जैसे आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें हम लोगों ने बात करी कि सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, तो सीनियर मोस्ट जजेस को पता है कि कौन सा जज अच्छे टेम्परामेंट का है, किनको अच्छा अपॉइंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग उनके साथ ही रहते हैं, उनको पता होता है कि उनके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना टेम्परामेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको पोस्ट देते हैं। आपके जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या फिर आपके अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव है, क्या उनको प्रेसिडेंट को पता है कि जजेस के केस में क्या चल रहा है, या जजेस जो हैं वो कौन से अच्छे हैं, कौन सा अच्छा टेम्परामेंट वाले जज हैं, कौन से अच्छे एबिलिटी वाले जज हैं? नहीं पता ना उनको कि कौन अच्छे से सीजीआई बन सकते हैं, कौन देश के सीजीआई बन सकते हैं, क्या पता है उनको? नहीं पता। तो अगर ऐसे अपॉइंटमेंट करते रहे हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से, तो फिर हमारी जो जस्टिस है वो खराब हो जाएगी। इस वजह से जुडिशियल एक्सपर्टीज जो है वो ध्यान देती है कि कौन सा जज किस चीज़ में अच्छा है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स रिटेन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। पहले क्या होता था, डिले हो जाती थी चीज़ें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती थी, तो हमारे पास जो जस्टिस देने के लिए जजेस जो हैं वो कम हैं, या फिर वैकेंसी डली हुई हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अब क्या है, अब कंटिन्यूटी रहती है, आपका कॉलेजियम जो है रिकमेंडेशन दे देता है, बस प्रेसिडेंट को साइन करना होता है, अपॉइंट करना होता है, तो फिर वो कंटिन्यूटी रहती है, और उसमें डिले में क्या हो जाती है, नहीं होती है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशंस एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है। नाउ कॉलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म आज भी है। सबसे पहली चीज़ है इसका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई आप जो कर रहे हो वो हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि जो भी, जैसे कि आपके जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने किस बेसिस पे किस जज को कब अपॉइंट और किस चीज़ के लिए कहाँ अपॉइंट किया है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो लो हो जाती है। तो रीजंस नहीं है, किस क्राइटेरिया पे अपॉइंटमेंट कर रहे हो वो भी हमारे पास नहीं होता, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उनको ही अपॉइंटमेंट करना होता है। तो रीजंस एंड क्राइटेरिया आर नॉट ऑलवेज बी विजिबल इनटू इट। सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कि भाई डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो कंसर्न्स क्रिएट करती है कि जो आपने जज को अपॉइंट किया है क्या वो सही है उस पोस्ट के लिए या नहीं, आप किस बेसिस पे उनको कर रहे हो, दैट इज द थिंग। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो कम अपॉइंट की जाती हैं, उनको कम अपॉइंट किया जाता है। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द जेंडर डिफरेंशिएशन? तो वहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो जेंडर है, रीजन है, सोशल बैकग्राउंड है, इससे जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं। मतलब जैसे हम फीमेल्स की बात करें, हम फीमेल जजेस की बात करें, तो जेंडर के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे हम लोगों ने कम डाइवर्सिटी देखी है इनटू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। देन डिले भी देखा है कि जो वैकेंसीज हैं वो अनफिल्ड रहती हैं बहुत टाइम तक। कॉलेजियम सिस्टम भी कभी कभी काम नहीं करता। हम लोगों ने तो ये देखा था कि एडवांटेजेस में कि कॉलेजियम सिस्टम अच्छे से काम करता है और उनकी जो वैकेंसीज है वो जल्दी फिल होती हैं। बट आज देख रहे हैं कि क्रिटिसिज्म में भी डिले है, मतलब कॉलेजियम सिस्टम भी बहुत धीरे काम कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रोफेशनल नेटवर्क्स, हो सकता है कि उन जजेस के जो हैं वो नेटवर्क्स किसी और जज के साथ हों और नेटवर्क्स होने की वजह से उनको अपॉइंट किया जाए, तो वहाँ पे भी दिक्कत आती है। और नेपोटिज्म का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो हमें दिखाई देता है कि जो जज हैं वो अपने ही रिश्तेदारों को या आने वाली जो जनरेशन है उनको क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। इसके बाद आता है कॉलेजियम वर्सेस एनजीएसी। व्हाट इज एनजीएसी? एनजीएसी क्या है? एनजीएसी एक अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। ये कब आई थी? 2015 में। तो इसको अबॉलिश कर दिया गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था। कॉलेजियम वर्सेस एनजीएसी, तो जब इसमें लाया गया था, इसमें पता है क्या हुआ, इसमें भी आपकी जो एग्जीक्यूटिव है उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं, अब हम अपॉइंटमेंट जो जजेस का है उसमें हम अपने आप को भी अब इन्वॉल्व करते हैं। अब जुडिशियल अथॉरिटी पूरी नहीं रहेगी, अब हम इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को थोड़ा सा ट्रिकल डाउन करते हैं। नाउ गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम कॉलेजियम सिस्टम को क्या करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं। दैट वाज द टाइम ऑफ 2015। किसके साथ? एनजेएसी के साथ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब जो अपॉइंटमेंट होगा वो कॉलेजियम सिस्टम नहीं, एनजेएसी करेगी। ये कब कहा गया? 2015 में कहा
कहा गया। एनजेसी जो है वो कैसे क्रिएट हुई थी? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 किया गया था, उसमें इसको क्रिएट किया गया था और इसके अंदर कुछ लोग जोड़े गए थे और वही अपॉइंटमेंट करेंगे, वही रिकमेंडेशन देंगे एंड देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द पर्सन इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रांसफर ऑफ द जजेस इन द कोर्ट्स। नाउ ये जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें क्या बोला गया कि अब हम मतलब कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव का जो है पार्टिसिपेशन ये इन्वॉल्व किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट अल्टीमेटली रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि कैसे आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते भाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है जुडिशरी की, वो हर्ट हो रही है, उसका क्या होगा? तो यहाँ पर आपके जो है फिर केस होता है कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे एग्जीक्यूटिव कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले सकती है, इतने सालों से हमारा चल रहा है 1998 के बाद सही तो चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एनजेसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कौन कौन लोग होंगे जो अपॉइंट करेंगे कॉलेजियम को रिप्लेस करके? सबसे पहले तो होंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चेयरमैन पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। सेकंड जो होंगे वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, ये आपका 1993 वाला हमें दिख रहा है कुछ, ठीक है, सेकंड केस का दिख रहा है कुछ। इसके बाद इन्होंने बोला कि लॉ मिनिस्टर एग्जिस्ट करेंगे, यूनियन वाले, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होना इन्वॉल्वमेंट है एंड 2 एमिनेंट पर्सन। क्या हमें पता है कौन एमिनेंट पर्सन होंगे? आप जिससे बोल रहे हैं 2 एमिनेंट पर्सन, इसकी तो कोई क्वालिफिकेशन दीजिए ना, कौन है? हमें नहीं पता। 2 एमिनेंट पर्सन वर टू बी सिलेक्टेड बाय कमिटी। तो इन्होंने बोला कि एक कमिटी जो है वो इन 2 एमिनेंट पर्सन को सिलेक्ट करेगी। कौन कौन होंगे उसमें? सीजीआई होंगे ऑलरेडी, प्राइम मिनिस्टर होंगे, एग्जीक्यूटिव आ रहा है यहाँ पे, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। चलो यहाँ से हम लोगों ने बोल दिया कि 2 एमिनेंट पर्सन जो है सीजीआई तो कर रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, अपोजिशन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कहा और वो गलत हुआ तो अपोजिशन उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से ये चीज़ तो सही हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? यहाँ से तो आपने ट्रांसपेरेंसी दे दी क्योंकि आपने अपोजिशन के लीडर को चूज कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर? ये आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आपका जब भी हम लेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द बेसिस पर रिकमेंडेशन जाएगी और मेजॉरिटी में आपकी गवर्नमेंट है, तो एग्जीक्यूटिव आ रहा है, तो वो तो गलत है। नाउ व्हाई डिड गवर्नमेंट प्रपोज एनजीएसी? सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोला कि कॉलेजियम किसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि वहां पे ना अकाउंटेबिलिटी कम है, प्लस ट्रांसपेरेंसी भी आपको कम देखने के लिए मिल रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हमें क्या लेके आनी है? एनजीएसी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारा भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, एग्जीक्यूटिव का भी और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी है। इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई हमें एनजीएसी लाने दो। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ पॉलिसी मेकर्स भी होने चाहिए जो आप डिसाइड करो कि कौन सा जज आएगा। द रिफॉर्म डिबेट वाज देयरफॉर अबाउट बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी, नॉट सिंपली रिप्लेसिंग वन इंस्टीट्यूशन विद द अनदर। डिबेट बस यही थी कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को अकाउंटेबिलिटी के साथ अलाइन करना था कि जो हमने कॉलेजियम सिस्टम बनाया हुआ है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हाँ इंडिपेंडेंस है ना, जुडिशियल अथॉरिटीज ही जजेस को अपॉइंट कर रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, ऑन विच बेसिस एंड विच क्राइटेरिया, विच एलिजिबिलिटी यू आर अपॉइंटिंग दोस जजेस? द क्वेश्चन इज दिस। इसी के लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि भाई हम एनजीएसी लेकर आते हैं, इसी के लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि हम एनजीएसी लेकर आते हैं। फिर क्वेश्चन उठा कि भाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस आप कैसे हर्ट कर सकते हो, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो 4 जजेस केसेस 2015 की बात करते हैं तो 2015 में ये 4 जज केस आता है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्योंकि फिर से उन्होंने बोल दिया था कि हम ही इन्वॉल्व होंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लिया और इस केस का जो नाम था वो था एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि भाई आप कैसे कैसे कर सकते हो कि एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को आप इन्वॉल्व कर लो। चलो आपने जो है लीडर पोजीशन और प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर लिया, वो तो आपके बैलेंस आउट हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द यूनियन लॉ मिनिस्टर, उनका क्या होगा? वो भी तो एक एग्जीक्यूटिव है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजीएसी एक्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया 2015 में। इसके बाद जो डिसीजन है वो 4/1 मेजोरिटी से लिया गया, मतलब कि जो भी डिसीजन आया उसमें 4/1 मेजोरिटी थी, जिसमें एक जज ने कहा कि एनजीएसी का होना सही है और 4 जजेस ने कहा कि एनजीएसी का होना सही नहीं है। तो उसके बाद इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, कॉलेजियम सिस्टम को फिर से रीस्टोर कर दिया गया जो 1998 का था कि इसमें सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस एग्जिस्ट करेंगे। नाउ
इसको स्ट्रक क्यों किया? सबसे पहले तो हमने यही बात करी, क्यों स्ट्रक किया था, क्यों उन्होंने बोला कि हम लोग स्ट्रक कर रहे हैं अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अंदर? तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो प्राइमेसी है, इट इज द इंपॉर्टेंट एंड कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपके केशवानंद भारती केस में दिया हुआ है 1973। तो इन्होंने इसी को फिर से रीस्टोर करने के लिए ऐसा किया था। कोर्ट ने यह कहा था कि जो एनजेएसी का फ्रेमवर्क है, ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ अंडरमाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वो क्या कर रहा है, कर्टेन कर रहा है, मतलब कि उसको खराब कर रहा है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट डैमेज अ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर, ये ऑलरेडी हमारे 1973 में कह दिया था कि आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो, फंडामेंटल राइट के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकते हो, बट आप डैमेज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होंगी ये भी कौन बताएगा, हम बताएंगे, जुडिशरी बताएगी। नाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द इंपॉर्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, और ये इन्वॉल्व है आपके बेसिक स्ट्रक्चर में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है और उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया। नाउ एनजेएसी की जजमेंट के बाद क्या हुआ कि रिकमेंडेशन जो होगी उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर जुडिशियरी के पास, और उसके बाद अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये हुआ था। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम जो है फिर से क्या कर दिया गया, रीस्टोर कर दिया गया। तो आज की करंट सिचुएशन क्या है, इतना सब इवॉल्व होने के बाद हम लोगों ने देखा 1981 से इवॉल्व होकर 1993 में आए, फिर 1998 में आए, और आज फिर 2015 में भी आए। और आज हमारी करंट सिचुएशन क्या है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करेगा, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम, उसके बाद वो किस पे रिकमेंडेशन जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट, एंड देन वो फॉर्मली उस रिकमेंडेशन को कहाँ भेजेंगे, प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट विल फॉर्मली अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जज। एंड सीजीआई की बात करें तो जो आपका पहले वाले सीजीआई होंगे वो ऑलरेडी सक्सेसर सीजीआई का क्या करेंगे कि नाम रिकमेंड करके जाएंगे, वो नेम रिकमेंडेशन किसके पास जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट फिर वो रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, और प्रेसिडेंट जो है फिर उनको अपॉइंट कर देंगे न्यू सीजीआई को। नाउ हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो आज क्या हो रहा है, आज हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है, और उसके अंदर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जिस भी हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करते हैं वहाँ के सीनियर जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजीआई ऑफ द हाई कोर्ट, उसके साथ वो जो रिकमेंडेशन है वो किसके पास जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको भेजेगी यूनियन के पास, यूनियन फिर उसको भेजेगा आपके सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास, कॉलेजियम वहाँ पर आपका सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, और फिर आपका जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द हाई कोर्ट जज, और ट्रांसफर में भी ऐसा ही होगा। फॉर्मल अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, मतलब कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हु आर अपॉइंटिंग, प्रेसिडेंट। ऑलवेज जब भी क्वेश्चन आएगा हु इज अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड हु इज ट्रांसफरिंग द जजेस एंड हाई, प्रेसिडेंट इज द पर्सन, but with the consultation with the concurrence of the collegium and CGI, है ना। तो प्रॉब्लम क्या थी, हम लोगों ने बस यही देखा कि जुडिशरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है, इंडिपेंडेंसी की, ट्रांसपेरेंसी की और अकाउंटेबिलिटी की। हमने एनजेएसी में भी यही देखा कि एनजेएसी हम लाई क्यों थे, ताकि अकाउंटेबिलिटी कम थी हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी कम थी, और ये इंडिपेंडेंस जो है उसको रिस्टोर करने के लिए हमने एनजेएसी को हटा दिया। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कम होने की वजह से हम लोग एनजेएसी लेकर आ गए, और इंडिपेंडेंस को रिस्टोर करने के लिए हम लोगों ने एनजेसी को हटा दिया। तो ये जो 3 वर्ड्स है इन्हीं का खेल था पूरे एनजेसी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने देखा कि कैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस और ट्रांसफर ऑफ द जजेस होते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर, जिसमें इन्वॉल्वमेंट प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल पर्सन हु अपॉइंट्स द पर्सन्स इन द कोर्ट्स, बट विद द कॉन्करेंस विद द एंड कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द सीजीआई। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।